आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड का जो बायोलॉजी का जो है मॉडल पेपर है उस पर जो क्वेश्चंस हैं। आज हम उस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको देखना। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए, अच्छे तरीके से सारे पॉइंट्स को समझाते हुए मैं आगे चलूँगा, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर है। काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बोल भी रहे थे कि भैया मॉडल पेपर करवा दीजिए। इसके पहले मैंने यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर करवाया तो लोगों की डिमांड बढ़ गई कि भाई बिहार बोर्ड का भी करवाओ। तो ये इसमें जो पूरे मार्क्स हैं, ये पूरा जो पेपर है आपका 70 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। पेपर आएगा, ये जीव विज्ञान का मॉडल पेपर है, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि कितने क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दिए हुए कुल प्रश्नों की संख्या और जो है जो एग्ज़ाम देने वाले, जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, परीक्षार्थियों के लिए क्या निर्देश हैं, ठीक है, वो इसमें लिखे हुए हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसको बस रैंडम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे देख लीजिए और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं इस चीज़ को पढ़ना चाहूँगा। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों का उत्तर देना है ना। 70 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, 35 प्रश्नों का उत्तर देना है। और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। इनका उत्तर देने के लिए जो आपको OMR उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उसी में वृत्त को काले या नीले बॉल पेन से भरना है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और किसी भी प्रकार का व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का उत्तर पत्रक में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा, ठीक है। जो एक बार जैसे ये तुमने गोला कर दिया, फिर उसमें कुछ खुराफात नहीं करना है, हो गया सो हो गया, ठीक है। नहीं तो उसके खुराफात के करने के चक्कर में दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा भी खराब हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर एक पॉइंट और है, ये सब आप लोग पढ़ ही लेना यार। चलो ठीक है, डायरेक्टली हम लोग चलते हैं। आपको पता ही है कि एग्ज़ाम हॉल में तुमको क्या क्या ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है। और अगर मैं इस चीज़ को तुम्हें बताऊं तो ये तो फिर तुम्हारे लिए शर्म की बात है कि तुम्हें इतनी चीज़ें नहीं पता हैं अभी तक, है ना, पेपर देने जा रहे हो। तो ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए में है कैसे क्वेश्चंस हैं, ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है ना, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ठीक है। तो इसमें जो है उत्तर पुस्तिका में आपको कैसा करना है, गोला करना है, ठीक है। तो चलिए गोला करने का प्रयास करते हैं, है ना। यानी कि पहले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। 70 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो हम 70 ही बताएंगे आपको, सबको सॉल्व करते हुए चलेंगे, वही कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है कि टैपिटल कोशिका है। टैपिटल, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है। अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित और बहुगुणित, ठीक है। टैपिटल कोशिका क्या होती है, क्या आपको पता है? टैपिटल कोशिका, बताओ ये वर्ड कहाँ से आ रहा है? ये वर्ड आ रहा है आपको प्लांट से, है ना। प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल या फीमेल, तो किस में से आ रहा है? तो ये मेल से आ रहा है। मेल में प्लांट का मेल, जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? ये होता है एंथर, फिर ये क्या होता है? फिलामेंट, ठीक है। इसी एंथर के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु धानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं टैपिटम क्या होता है, जिसको हम लोग उसमें टैपिटम बोलते हैं ना। टैपिटम होता है इनर मोस्ट सेल लेयर इन द एंथर, सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं टैपिटम। जैसे आप लोग देखे होंगे कि ये जब एंथर है, इसको जब आप बीच से काटोगे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंथर, ठीक है। जब आप इसको बीच से काटोगे तो इसके बाहर एक लेयर रहेगी, ठीक है, ये लेयर। इस लेयर को आपने क्या बोला? इस लेयर को आप बोलते हैं अंतःभित्ति, ठीक है। और उस लेयर के जब आप थोड़ा सा अंदर कूदोगे, ये देखो, तो आपको देखने को मिली ये मध्य भित्ति। उस लेयर के जब अंदर आओगे तो कौन सी भित्ति मिलेगी? तो ये मिली आपको मध्य भित्ति। और फिर उस मध्य के आप अंदर आओगे, क्या आओगे? जब आप उस मध्य के अंदर आओगे, ये देन यही होती है टैपिटम। क्या होती है? तो यही होती है टैपिटम, ठीक है, टेपिटम, समझ रहे हो। और इसी टैपिटम से, तो ये ऐसे नहीं बना होता, ये बस मैं लेयर आपको बता दिया हूँ,
ठीक है। इसी टैपिटम से छोटे छोटे जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, वो अंदर की तरफ भरी रहती हैं। मतलब इन्हीं टैपिटम से ही किसका निर्माण होता है, तो वो निर्माण होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। बताओ, जितने लोग चैप्टर 2 पढ़े हो सबको याद आ रहा होगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। आपको पता है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होती है, तो वो होती है द्विगुणित, 2n होती है। ठीक है, कैसी होती है, 2n होती है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है। फिर ये 2 हो जाती हैं, फिर मियोसिस सेकंड हो जाता है, फिर ये 4 अगुणित कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं। लेकिन टैपिटम पूछा है ना, टैपिटल कोशिका है, टैपिटल कोशिका। आप ये मत बोल देना कि ये द्विगुणित है। ठीक है, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित था। जो टैपिटम था, टैपिटल से ही तो लघु बीजाणु का निर्माण हुआ है। बताओ, टैपिटल से ही लघु बीजाणु का निर्माण हुआ है, इसलिए टैपिटल द्विगुणित नहीं है, टैपिटल पॉलीप्लॉइड है, मतलब बहुगुणित है। राइट आंसर क्या होगा, तो डी इज द राइट आंसर, बहुगुणित है। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, पॉलीप्लॉइड। कंफर्म है ये, मुझे लगता है समझ गए होगे, है ना। और ये यहाँ से देखो, यहीं से तो परागकण बन रहा था, याद करो ना, भूल गए हो। थोड़ा सा दिमाग में जोर दो, जब पढ़ा रहा था उस समय में, यहीं से परागकण बन रहा था। ये बाहर वाली जो है लेयर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला उदाहरण है ना। बनाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो हमारे पास जो केला है किसका उदाहरण है। तो देखो, केला मतलब जो आप लोग खाते हैं वो कैसे पैदा हो जाता है, वो कैसे बन जाता है। तो केला जो होता है वो मादा युग्मक, ठीक है, जो मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक जानते हो ना, ये देखो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आप लोग जानते ही हो। ठीक है, इसके अंदर जो ओव्यूल होता है बीजांड। ठीक है, तो जो मादा युग्मक जब बिना निषेचन के, समझ रहे हो कि मादा युग्मक जब बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है, किसमें, तो बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं अनिषेक। समझना, इस घटना को क्या बोलते हैं, तो सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अनिषेक फलन। इसी घटना को, ये वाली घटना को बोलते हैं अनिषेक फलन। और जो ये क्रिया हो रही है, जो जनन इसमें हो रहा है, उसको बोलते हैं अनिषेक जनन। समझ रहे हो, अनिषेक जनन क्या होता है कि बिना निषेचन के होने वाला जनन। ठीक है, तो केला किसका उदाहरण है, केला एक फल है, किसका उदाहरण है, राइट आंसर सी इज द राइट आंसर, अनिषेक फलन का। अनिषेक फलन क्या होता है, तो मादा युग्मक जब बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है, तो ये अनिषेक फलन होता है। और ये जो फल है ना, ये बीज रहित होते हैं, जो अनिषेक फलन से वो रहते हैं, वो मतलब आते हैं तो बीज रहित होते हैं। और अगर केला की बात की जाए ना, तो केला की दुनिया भर में 1200 प्रजाति पाई जाती हैं, 1200 प्रजातियाँ। और तुम जो केला खाते हो ना, तुम्हें रियल केले का नाम भी ना पता होगा, केले का नाम क्या है, तुम कौन सा केला खा रहे हो। ठीक है, और अगर केले का जीनस पूछा जाए कभी भी, ठीक है, जीनस, तो जो इसका जीनस है वो है मूसा। और अगर पूरा नाम पूछा जाए किसका सदस्य है, तो इस लिखना कि ये मूसा बालबिसियाना। ठीक है, मूसा बालबिसियाना का ये सदस्य है, कौन, केला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। राइट आंसर क्या है यहाँ पे, राइट आंसर है अनिषेक फलन, और ऐसे जनन को बोलते हैं अनिषेक जनन, है ना। यार ये बहुत टाइम ले लेगा मुझे लगता है। चलो मैं मतलब सही आंसर आपको बताता हुआ आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, खमीर का उपयोग इनकी तैयारी में से की जाती है। खमीर का उपयोग दही की तैयारी में की जाती नहीं, चीज़ एथाइल अल्कोहल नहीं, एसिटिकम। तो जो खमीर होता है ना, खमीर जिसको ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग एंड मेकिंग एल्कोहल बिवरेज। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का प्रयोग नहीं किया जाता, ये मत लगा देना। ठीक है, ये बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, क्या मतलब राइट आंसर क्या होगा, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या है, एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा युग्मक,
ठीक है, वो सॉरी, मादा मनुष्य में जो मासिक चक्र होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसको कौन प्रभावित करता है? ठीक है, कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्रभावित करते हैं? तो कभी कभी गलती से तुम लोग क्या करते हो, सिर्फ LH लगा दिए, है ना, पता तो है नहीं, LH लगा दिए, कोई FSH लगा दिया, ठीक है, कोई केवल एस्ट्रोजन लगा दिया, अच्छा लगता है यही प्रभावित करता है। तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स के अंदर, ठीक है, उसको LH को क्या बोलते हैं? LH को इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। चलो मैं लिखूंगा नहीं, बता दे रहा हूँ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। FSH को बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जो ओवरी होती है, जो अंडाशय होती है, उसके अंदर जो छोटे छोटे फॉलिकल्स बनते हैं ना, उसको स्टिमुलेट करता है कौन? FSH हार्मोन्स। इसके बाद एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ठीक है। तो LH, FSH और एस्ट्रोजन, इन तीनों हार्मोन्स ही मादा जो मनुष्य मादा होती है उसके मासिक चक्र को ये प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे इंग्लिश पूछेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ ह्यूमन फीमेल इज अफेक्टेड बाय LH ओनली, FSH ओनली, एस्ट्रोजन ओनली, कि जो है LH, FSH एंड एस्ट्रोजन। तो राइट आंसर इज डी। क्लियर है? चलो पांचवा क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमसे कि किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है? ये पूछ रहा है कि जो स्पर्म होते हैं, ठीक है, स्पर्म जो बनते हैं, कौन सी ग्रंथि होती है जो शुक्राणुओं का पोषण प्रदान करते हैं, उनको खाना देती है? तो जब आप फीमेल याद आ गया, जब आप लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, ठीक है, और जितने भी लोग नहीं पढ़े हैं ना, तो वो यूट्यूब पर सर्च करिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बायो अमन, वीडियो मिल जाएगा, जाके देख लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत, मतलब समझ रहे हो ना, आना ही आना, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। और अगर तुम्हें कोई समझा नहीं पाया, तुम समझ नहीं पाए हो, ये वाला वीडियो देख लोगे ना, पूरा समझ आ जाएगा तुमको, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा था वहाँ पर मैंने आपको बताया था एसेसरी ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में? एसेसरी ग्लैंड के बारे में। जो लोग पढ़े होंगे देखो उनको याद आ रहा होगा। एसेसरी ग्लैंड में मैंने आपको बताया था, एक होती है सेमाइनल वेसिकल्स एंड सेकेंड होती है, मतलब और प्रोस्टेट ग्लैंड आप लोगों ने सुना होगा, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड आप लोगों ने बेसिकली सुना होगा प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, है ना। ये बहुत इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है और अधिकतर लोगों को प्रोस्टेट कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है। तो रैंडम आप लोगों ने सुन लिया होगा कि हाँ प्रोस्टेट कैंसर होगा, ये वो क्या होता है ये कभी नहीं जानने का प्रयास किए, ठीक है। तो प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है उसको हम लोग बोलते हैं पौरुष ग्रंथि, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखो जो मतलब ऑप्शन है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन कौन से? सेमाइनल वेसिकल और पौरुष ग्रंथि, ठीक है। तो किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है? तो जो सेमाइनल वेसाइकल और पौरुष यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि, इन दोनों ग्रंथि का स्राव प्रोस्टेट मतलब जो शुक्राणुओं को पोषित करता है। लेकिन यहाँ पर दोनों का ऑप्शन है नहीं, ठीक है। जो यहाँ पे ये ऑप्शन है डी नंबर में हमें है बी और सी। बी मतलब पेरेनियल ग्लैंड, लेकिन पेरेनियल ग्लैंड प्रभावित नहीं करती है, पोषित नहीं करती है शुक्राणु को, ठीक है। तो हमें इन्हीं में से क्लियर करना है। तो जो सेमाइनल वेसाइकल होती है ये जो स्राव देती है उससे शुक्राणु पोषित होते हैं, ठीक है। राइट आंसर इज ए। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। अब मैं आपको आंसर बताते हुए चलता हूँ, राइट आंसर क्या है इसके, ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वाह्य निषेचन इनमें होता है, ठीक है। जो वाह्य निषेचन होता है, वाह्य निषेचन मतलब जो है जो बाहर फर्टिलाइजेशन होता है वो किस में होता है? जेलीफिश, सी स्टार, ए व बी तथा दोनों, या फिर सरीसृप। तो जो जेलीफिश होती है और सी स्टार होता है, इन दोनों में वाह्य निषेचन होता है। कौन सा निषेचन? इन दोनों में वाह्य निषेचन, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि बताओ ह्यूमंस के अंदर कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, तो ह्यूमन के अंदर होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कौन सा? तो वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर। ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ लेगा, चकरा जाओगे, तो इसलिए याद रखना।
फिर क्वेश्चन है सिनर्जिड कोशिकाएं होती हैं। सिनर्जिड कोशिकाएं याद करो, मैं आपको पढ़ाया स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पढ़ाया, ओवरी के अंदर मैंने आपको बीजांड बनाया है ना, ये देखो बीजांड के अंदर ओव्यूल बनाया, सॉरी ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर अंड कोशिका, अंड कोशिका के बगल में सिनर्जिड कोशिका, बीच में ध्रुवीय कोशिका, ऊपर एंटीपोडल सेल प्रतिमुख कोशिका। ठीक है, तो सिनर्जिड कोशिका अंड कोशिका के जो बगल में जो कोशिकाएं होती हैं, जो दो सेल्स होती हैं, उनको बोलते हैं सिनर्जिड कोशिका। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले ये समझो कि सिनर्जिड कोशिका कैसी होती हैं। तो जो सिनर्जिड कोशिका होती हैं वो होती हैं हैप्लॉइड। ठीक है, जिसको बोलते हैं अगुणित। सिनर्जिड कोशिका द्विगुणित नहीं होती। सिनर्जिड कोशिका कैसी होती हैं, अगुणित। तो नीचे क्या है, सिनर्जिड सेल्स और हैप्लॉइड, क्या है, हैप्लॉइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वपरागण होता है। ठीक है, स्वपरागण पूछ रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किस में होता है, जीटोनोगैमी में, जेनोगैमी में, और क्लिस्टोगैमी में, और चैस्मागैमी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी नंबर। ठीक है, क्लैस्टोगैमी। जो क्लैस्टोगैमी होता है इसमें स्वपरागण की क्रिया होती है, यानी कि जो है ऑटोगैमस पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो उसकी क्रिया होती है। इसके बाद देखते हैं, टिटनेस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है। जो टिटनेस, क्लास्ट्रोडियम टिटैनी जो होता है, उसका जो विष निकलता है वो किसको प्रभावित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, किसको प्रभावित कर रहा है वो, स्वैच्छिक पेशियों को, अनैच्छिक पेशियों को। स्वैच्छिक पेशियाँ मतलब जो हमारी स्वेच्छा से पेशी वर्क कर रही है उसको, या फिर जो हमारी अनिच्छा से, हमारी कोई इच्छा नहीं लेकिन वो पेशी काम कर रही है, उसको करना ही करना है। ठीक है, उनको, या फिर ए व बी दोनों को, या फिर जबड़े की हड्डियों को। तो जो टिटनेस होता है वो स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की जो मसल्स होती हैं, क्या होती हैं, मसल्स, उन दोनों प्रकार की मसल्स को वो प्रभावित करता है। राइट आंसर क्या है, सी। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या है, द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय टिटनेस अफेक्ट्स, है ना, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, बोथ ए एंड बी, एंड जॉ बोन्स। तो राइट आंसर क्या है आपका, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। ठीक है, मसल्स। चलो, क्या है कि अर्बुदीय विषाणु रोगजनक है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, अर्बुदी, आप लोगों ने पढ़ा है ना, कैंसर, टाइप्स ऑफ कैंसर, है ना, मतलब कैंसर कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है। एक होता है बेनाइन कैंसर, ट्यूमर के रूप में होता है ना, जैसे कोशिका है, इस कोशिका ने जब अपना आपा खो दिया, आपा खो दिया मतलब इसको पता ही नहीं मुझे करना ही क्या है, तो ये और कोशिका बनाए जा रही है, लेकिन इसको इतनी कोशिकाएं नहीं बनानी थी, है ना, मतलब सेल्स की अनवांटेड ग्रोथ ही तो कैंसर कहलाती है। एक बेनाइन ट्यूमर होता है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ठीक है, हिंदी में उसी को बोलते हैं अर्बुदी रोगजनक। तो अर्बुदी रोगजनक किसका है, क्षय रोग, पोलियो, पीलिया, बताओ किसका है, राइट आंसर कैंसर। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑन्कोजेनिक। ठीक है, बताइए, जब मैं आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा रहा था, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ठीक है, जितने भी लोग नहीं देखे ना उसको देख लो, उसमें मैंने आपको एक 1 शॉट वीडियो भी दिया था। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, जाके देखो, उसमें सब पढ़ाया था, बेनाइन, मैलिग्नेंट, सब बिल्कुल अच्छे तरीके से, एक बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे का तृणमारक प्रतिरोधक जीन है। ठीक है, तो पौधे का जो तृणमारक, ठीक है, जिसको बोलते तृणमारक, याद रखना, इंग्लिश तो शायद तुम्हें याद हो, हर्बिसाइड जब मैं बोल रहा था, है ना, हर्बिसाइड। ठीक है, तृणमारक जो हर्बिसाइड जो है वो रेजिस्टेंस जीन होता है। ठीक है, जो हर्बिसाइड का रेजिस्टेंस जीन होता है, ठीक है, वो कौन सा है, तो HT आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पे मैंने आपको बताया HT, BT नहीं, BT ऑप्शन मत कर देना, बैसिलस थुरिंजेंसिस नहीं, HT करना, क्या, HT, सी इज द राइट आंसर। चलिए फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक होता है वो किससे उत्पन्न होता है, कृमि से, गलत, पौधे से, पौधा कहाँ बोला, विषाणु से, गलत, पौधे से, गलत। ठीक है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, तो पेनिसिलिन एक प्रकार का कवक होता है, क्या होता है,
जो सॉरी एक जीवाणु होता है, जीवाणु और कवक, इन दोनों में मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ये एक से अच्छा आप लोग इसे देख के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होता है। मेरे हिसाब से कवक होता है। पेनिसिलिन एक कवक होता है जो पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है। किससे? तो पेनिसिलियम नोटेटम से। नीचे कमेंट बॉक्स में इसको कंफर्म कर देना ये कहाँ मतलब सॉरी कवक है या फिर जीवाणु है। ठीक है भाई, ये मुझे अभी मतलब कंफर्म नहीं, मैं गलत नहीं बोल सकता। और 13 नंबर क्वेश्चन है, जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं। जल क्रमक जिसको बोलते हैं हाइड्रोसेर। ठीक है, जल क्रमक में जो अग्रगामी समुदाय का जो निर्माण करते हैं, पहले क्वेश्चन को समझो वो कौन होते हैं। पादप प्लवक कि वेस्लेनिया लेम्पा साइपेरस, ए और बी दोनों, या फिर डायटम्स हरीशैवाल। तो जो जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं वो होते हैं पादप प्लवक। क्या होते हैं? पादप प्लवक। इंग्लिश में इनको बोलते हैं फाइटोकाइटॉन्स। ठीक है, चलिए फाइटोप्लांट काइटॉन्स है ना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 14वां नंबर, क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण है। जो क्रस्टोज लाइकेन होता है ना, क्रस्टोज लाइकेन, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पढ़ाया लाइकेन के बारे में, है ना, थोड़ा सा मैंने आपको समझाया, चीज़ें वहाँ पे बताई। तो जो क्रस्टोज लाइकेन होता है ना, लाइकेन क्या होता है? कवक और शैवाल, है ना, कवक प्लस शैवाल दोनों लोग मिला करके क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। कौन सा संबंध दर्शाता है बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। क्रस्टोज लाइकेन का एग्जाम्पल है, चलो देखो, राइजोबियम, राइजोकार्पॉन, लेमना और पैटोमोजीटॉन। बताओ इसमें से कौन सा तुम्हें सही लग रहा है? तुम्हें सही लग रहा होगा राइजोबियम, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, राइजोबियम नहीं है, ये है राइजोकार्पॉन। ठीक है, याद रखना, राइजोबियम राइजोपियस नहीं है, राइजोकार्पॉन है, ये याद रखियो। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन होता है। जो गुणसूत्र का जो यूक्रोमैटिन पाया जाता है ना, उसमें यूक्रोमैटिन जो होता है वो क्या होता है? वो उदासीन होता है कि आनुवांशिकता निष्क्रिय होता है, ए व बी दोनों, आनुवांशिकता सक्रिय। तो जो गुणसूत्र का जो है यूक्रोमैटिन होता है वो जो है जेनेटिकली एक्टिव भी होता है और जेनेटिकली इनएक्टिव भी होता है, दोनों हो सकते हैं, है ना। गुणसूत्र ऐसा होता है, आपको पता है, ये देखो ये ठीक है। गुणसूत्र के नीचे यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे टेलोमियर्स होते हैं। बताओ टेलोमियर जानते हो ना? गुणसूत्र किससे मिलकर के बना होता है? गुणसूत्र मिलकर के बना होता है डीएनए से। किससे? डीएनए से, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए कैसा होता है? ये होता है। डीएनए की छोटी इकाई क्या होती है? जीन। जीन की खोज किसने की? जॉनसन ने। गुणसूत्र का नाम किसने दिया? वॉल्डेयर ने, है ना। देखो ढेर सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। जो गुणसूत्र का जो यूरोक्रोमैटिन होता है वो जेनेटिकली एक्टिव होता है और जेनेटिकली इनएक्टिव भी होता है। चलो 16 नंबर क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन है, स्पीड से करना पड़ेगा नहीं तो फिर शाम हो जाएगी आज है ना, मतलब टाइम लग जाएगा ना। संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होती है? संकर शक्ति, पहले समझो इसको। संकर का मतलब क्या है? हाइब्रिड। जो चीज़ें हिंदी में ना समझ में इंग्लिश में समझ जाओगे। ठीक है, जो हाइब्रिड शक्ति होती है वो निम्नलिखित में किस घटना के कारण होती है? समयुग्मजता, विषमयुग्मजता, विनियम और काइएजमा। तो जो संकर शक्ति होती है ना वो होती है आपकी विषम युग्मजता, मतलब युग्मजता के कारण। ठीक है, जैसे देखो समयुग्मजता कैपिटल टी, विषम युग्मजता स्मॉल टी, है ना। ये दोनों आपस में विषम है, लेकिन अगर विषम युग्मजता की बात किया जाए तो वो है कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, यही होता है संकर। इसी को तो हम लोग बोलते हैं संकर, है ना। और अगर ये है तो इसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध, प्योर। ठीक है, इसको हाइब्रिड नहीं बोलते हैं। चलो 17 नंबर है। 17 नंबर क्वेश्चन है, जबर, बंडी, मुर्राह और मेहसाना नस्लें हैं। देखो ये जो मुर्रा वर्ड होता है ना, मुर्रा वर्ड यूज़ किया जाता है भैंसों के लिए, आपने अक्सर सुना होगा, है ना।
जो बहुत अच्छी भैंस होती है, बिल्कुल काली, बिल्कुल खूबसूरत, अच्छी लगती है ना, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इसे तो बताने की ज़रूरत नहीं, भैंस इसका राइट आंसर है ना, डी इज़ द राइट आंसर। गाय वाय भूल जाओ। भेड़ में एक चीज़ और याद आता है, भेड़। एक आप लोगों ने एक भेड़ सुना होगा जिसको, चलो अभी क्वेश्चन है शायद, है डॉली भेड़, है ना। अभी है अगला क्वेश्चन मतलब बहुत नीचे है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मछली के फ्लॉर में प्रचुरता होती है। मछली का जो फ्लॉर होता है ना, ठीक है, फिश जो फ्लॉर होता है उसमें किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है? तो जो मछली का जो यह फ्लॉर होता है ना, उसमें विटामिन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, विटामिन, वसा, शर्करा, प्रोटीन, बिल्कुल गलत आंसर, विटामिन की मात्रा ज़्यादा होती है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य विखंडन किस में होता है? तो जो अनुदैर्ध्य विखंडन होता है वो अमीबा में नहीं, पैरामीशियम नहीं, प्लाज्मोडियम नहीं, वोर्टिसेला जो होता है, वोर्टिसेला, उसी में होता है बाइनरी फ्यूज़न। ठीक है, फिजन विखंडन जिसको बोलते हैं, जो अनुदैर्ध्य विखंडन होता है, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन जिसको बोलते हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल जो फ्यूजन होता है वो किस में होता है? तो वो होता है वर्टिसेला में। किस में? वर्टिसेला में। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मार्केंसिया एक लिंगाश्रयी पौधा है। कौन सा? मार्केंसिया। तथा इसका यौन अंग विकसित होता है। ये गजब का क्वेश्चन पूछ दिया। सबसे पहले इस पौधे के बारे में जानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मैं इतना डिटेल से थोड़ी ना बताऊंगा, यहाँ पे मैं तुमको राइट आंसर बताता हूँ कौन सा है। तो जो 20 नंबर जो मार्केंसिया को जो पौधा है ना, वो टॉसिल और ये जो है एंथेरिडोफोर और आर्किगोनिया फोर पर भी इसका जो है वो सेक्स ऑर्गन विकसित होता है। एंड एंथेरिडियोफोर, हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा बी एंड सी। ठीक है, इसका डी इज़ द राइट आंसर, बी और सी ये दोनों सही हैं। यहाँ पर भी इसका यौन अंग विकसित होता है और यहाँ पर भी। ठीक है, 2 है। इसके बाद क्या है क्वेश्चन, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप। ठीक है, जीन प्रारूप, क्वेश्चन समझना, जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप की बात कर रहा है। ठीक है, नॉट फिनोटाइप, जीनोटाइप। क्रॉस कौन सा है? तो वो क्रॉस है मोनोहाइब्रिड। ठीक है, मोनोहाइब्रिड। और आपको पता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर मेंडल के 2 नियम हैं। कौन सा नियम? 2 नियम। पहला नियम क्या कौन सा है? लॉ ऑफ डोमिनेंट। एंड दूसरा नियम कौन सा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। प्रभाविता, है ना, प्रभाविता और पृथक्करण। प्रभाविता में क्या देखने को मिला? तो प्रभाविता में हमें 100% लंबे पौधे देखने को मिले। ठीक है, फिनोटाइप क्या था? वो सॉरी, जीनोटाइप क्या था? जीनोटाइप था 100% संकर लंबे पौधे। और पृथक्करण के नियम में क्या देखने को मिला जीनोटाइप में? तो वो देखने को मिला 1:2:1, लक्षण अलग अलग हो रहे थे। बताओ, ये वाला रूल देखे हो कि नहीं? ये वाला नियम, मेंडल के नियम, जो लोग नहीं देखे हो ना उसको जाके देख लो, पूरा समझाया हूँ, एक बार में समझ में आ जाएगा। ये आरेख ऐसे बन के जब बना, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये बना कैपिटल टी, फिर इन्हीं के बीच आपस में स्वपरागण करवा दिया गया। ये भी F1 पीढ़ी है ना। फिर जब इस कैपिटल टी स्मॉल टी से बना तो लक्षण पृथक हुए, 1:2:1 के अनुपात में लक्षण देखने को मिले। ये मेंडल का दूसरा नियम है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, और अगर वीडियो नहीं देखे हो ना, सुनो, बहुत अच्छा मौका है, ये वीडियो जा कर के देख लो, ये यूट्यूब पर अपलोड है, आप सर्च करोगे मेंडल के नियम बायो अमन, ठीक है, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, फिर क्या है कि एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है, यह घटना क्या कहलाती है? समझना, ये एक जीन युग्म की बात कर रहा है। ठीक है, ये प्रभाविता मत बोल देना कि एक सिर्फ एक युग्मक, ठीक है, कैपिटल टी, ये प्रभाविता, ये प्रभावी है किससे? स्मॉल टी पे, है ना। लेकिन ये पूरा पूछ रहा है, युग्म की बात कर रहा है। एक जीन युग्म दूसरे जीन युग्म को छुपा देता है, ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रबलता, सॉरी प्रबलता, हाँ प्रबलता ही बोलेंगे इसको, प्रबलता नहीं बोल सकते हैं।
ये क्वेश्चन डाउट कर रहा है। प्रभाविता तो मेरे हिसाब से नहीं बोलेंगे इसको, है ना। अ जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ अनदर, द फिनोमिना इज कॉल्ड। सह प्रभाविता भी नहीं बोलेंगे, इसको डाउट में डाल देते हैं। और मेरा राइट आंसर रहेगा प्रबलता, बी नंबर। इसका आप लोग क्वेश्चन का जवाब देख करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ना। बाकी मुझे बी नंबर सही लग रहा है 100%, मतलब 100 नहीं कर सकता, बल्कि 95% बी नंबर सही है। नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना अगर गलत हो तो, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, पारस्परिकता का एक उदाहरण है, ठीक है। पारस्परिकता, पारस्परिकता का इसमें एक उदाहरण कौन सा है बताओ। रिक्सिया, स्पाइरोगाइरा और सीलेजेनेला की लाइकेन। देखो मैंने अभी तुमको बताया था 23 नंबर, वो सॉरी ये जो है स्पाइरोगाइरा के बारे में नहीं, मैंने तो लाइकेन के बारे में बताया था, हमने सवाल और कवक। तो जो पारस्परिकता का जो उदाहरण है वो है स्पाइरोगाइरा। कौन सा? तो वो है स्पाइरोगाइरा, ठीक है। चलो 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि चरमोत्कर्ष, जो चरमोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है। तो जो चरमोत्कर्ष समुदाय होता है उनकी प्रकृति निर्भर करती है जलवायु पर। किस पर? जलवायु पर। वहाँ पर जिस प्रकार का क्लाइमेट होगा उसी प्रकार की उनकी प्रकृति होगी। ये क्वेश्चन कौन सा है? तो ये क्वेश्चन है, एक बाध्य जड़ परजीवी है। क्या पूछ रहा है कि एक बाध्य जड़ परजीवी है। तो ये अमरबेल भी है और रेफ्लेसिया भी है ना, जो है विस्कम नहीं है। तो अमरबेल और रेफ्लेसिया ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ए और बी दोनों सही, इसका राइट आंसर डी नंबर सही है, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, यार जल्दी जल्दी करते नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कि एक उत्परिवर्त जन प्रदूषक है ना। एक उत्परिवर्त जन प्रदूषक कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। नंबर ए कार्बन, बी जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है। सी क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। तो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन याद रखना, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, ये एक उत्परिवर्त जन प्रदूषक है, ठीक है। फिर 27 नंबर, एक अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक है। तो अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक है। अगर यहाँ पर ऑप्शन होता आपका जो है वो सीवेज, तो सीवेज क्लिक करते, ठीक है। और ऑप्शन नहीं है तो क्लिक करना DDT। कौन सा? DDT। अजैव निम्नकरणीय ये चीज़ें क्या होती हैं कि वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अजैव निम्नकरणीय। लेकिन उसको तो जैव निम्नकरणीय बोलेंगे। जिसका जैविक पदार्थों द्वारा घटन नहीं होता है ना, जैविक कारकों द्वारा अपघटन नहीं होता, उसको अजैव बोलते हैं। क्वेश्चन है जो है, शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है? शुक्रवाहिनी में, शुक्र नलिका में, प्रोस्टेट ग्रंथि में, अंतराली कोशिका में, ठीक है। तो जो शुक्राणुओं का जो विकास पूछ रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट पूछ रहा है, वो डेवलप होता है इंटरस्टिशियल सेल में, अंतराली कोशिकाओं में, वहीं पे वो डेवलप होता है। और वो कहीं डेवलप नहीं होता, फिर और मेच्योर होता है और जगह पे, ठीक है। क्वेश्चन है, रिलैक्सिन हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होता है? रिलैक्सिन हार्मोन जानते हो कि जब डिलीवरी होती है उस समय रिलैक्स करना होता है ना। रिलैक्सिन हार्मोन्स इसीलिए स्रावित होता है कि ताकि इतना पेन हो रहा है, जो चीज़ें भी हो रही है उसको रिलैक्स करने के, भाई बस ठीक है ना, मसल्स को पूरी रिलैक्स करना है। उसके लिए हार्मोन्स निकलते हैं, कौन सा? रिलैक्सिन। और वो रिलैक्सिन हार्मोन्स निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। ये चारों ऑप्शन गलत हैं, घुमाने के लिए दे दिया लेकिन चारों ऑप्शन गलत है। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलैक्सिन हार्मोन्स, आपके डोपामाइन और जो ऑक्सीटोसिन होता है ना, वो भी यहीं से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। चलो गैस्ट्रुला में एक छिद्र होता है जो कहलाता है, इसको तो कोई भी बता देगा। गैस्ट्रुला देखो ऐसे करके ऐसे था ये, ठीक है, ये यहाँ पे कोशिकाएं थी। ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, मोरुला, है ना, पढ़े थे ना, ब्लास्टोमियर्स बन जाता है फिर। तो जो ये गैस्ट्रुला में जो ये छेद आपको दिख रहा है, ये वाला, इसी चीज़ को पूछ रहा है। तो ये छेद क्या कहलाता है? ये छेद कहलाता है ब्लास्टोपोर। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ब्लास्टोपोर, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, 40 कहाँ, 31 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्यों के अग्रपंख और पक्षियों के अग्रपंख होते हैं,
जो मनुष्य के जो अग्र अंग मतलब ये जो है हाथ, ठीक है, क्या हाथ। और पक्षियों के जो पंख हैं वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं समजात अंग, ठीक है, जिसको बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन, ठीक है। लेकिन मनुष्यों के पूछ रहा है ना, मनुष्यों का अंग समजात नहीं होगा, ये होंगे समरूप अंग, एनालॉगस ऑर्गन। कौन से? एनालॉगस ऑर्गन होंगे, समरूप अंग होंगे ये, ठीक है। तो 31 का कौन सा है? 31 का इज द राइट आंसर। चलिए, मछलियों का काल कहा जाता है, 32 नंबर क्वेश्चन। मछलियों का काल कौन सा कहा जाता है? तो मछलियों का काल कहा जाता है डेवोनियन, ठीक है। पर्मियन नहीं, सेलोरियन नहीं, त्रियासिक नहीं। कौन सा? डेवोनियन किसका काल कहा जाता है? तो मछलियों का काल। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सब नहीं करना, तुमको पता है ना कितने करना है, ऊपर हाईलाइट था, सब करवा है रहा हूँ। 33 नंबर है कि भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? मेंडल के द्वारा नहीं, डार्विन के द्वारा नहीं, ये दोनों काट ही दिए, है ना। बचा कौन? मॉर्गन, टीएच मॉर्गन मच्छी उसमें पर प्रयोग किए थे, जो है ड्रोसोफिला पर, है ना, ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर पर, जो है वॉन बेयर ही बच रहा है लास्ट ऑप्शन, तो यही डी इज़ द राइट आंसर, है ना। चलिए, 34 नंबर है, उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी होता है, समझना, पारजीवी ट्रांसोजेनिक की बात कर रहा है, उच्च भंडारण वाला, ठीक है। उच्च भंडारण वाला जो है पारजीवी होता है वो होता है आलू। कौन सा? आलू, पोटैटो, बी इज द राइट आंसर। सेकेंड है, डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना, जो डीएनए होता है, ये देखिए जैसे डीएनए है ये, अब ये 70 डिग्री टेम्परेचर दोगे और इसमें पिघल जाएगा। तो डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना किस बंधन के टूटने के कारण से होता है? तो दोनों बंध आपस में जुड़े होते किस बंध के द्वारा? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो क्या होता है भैया, वो धीरे से वही हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, तो क्या होता है? डीएनए अलग हो जाता है, ठीक है। फिर क्या है, बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपर्युक्त है? तो जो बायोलिस्टिक गन है वो पादप कोशिकाओं के स्थानांतरण, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। पादप जो कोशिका होती है उसका जो स्थानांतरण होता है उसके लिए उपयोगी है। फिर क्या है कि भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन है? ठीक है, जो जीवाश्म वैज्ञानिक भारत के पूछ रहा है यार, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। पी माहेश्वरी नहीं, पंचानन माहेश्वरी नहीं, बीबी लाल नहीं, एम एस कश्यप नहीं, बी साहनी जो थे ना वो भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक थे, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि कवक कोशिका से डीएनए विलगन करने से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? जो कवक कोशिका होती है, फंगस की कोशिका होती है ना, उसकी कोशिका से डीएनए को विलगन करना है, ठीक है, डीएनए को आइसोलेट करना है, तो वो उसमें कौन सा एंजाइम आप डालोगे? ठीक है, कौन सा एंजाइम डालोगे बताइए। मैंने आपको बताया ई कोलाई था, एस्चेरिया कोलाई था, जो है इको R1 हो गया, ठीक है, काइनेटेज हो गया, और लाइसोजाइम हो गया, या हिंद सेकंड हो गया। तो हिंद सेकंड मैंने आपको बताया था ना कि यदि फंगस की सेल है, ठीक है, जब मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा तो वहाँ पर मैंने बताया कि फंगस की सेल है और उससे आप डीएनए का विलगन करोगे तो वहाँ पर हिंद सेकंड को डालोगे और कुछ नहीं डालोगे, है ना। क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की बात कर रहा है, कौन है? तो वो है हिंद 2 कौन सा है? वो प्रतिबंधन एंजाइम है, ठीक है। फिर क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन है, एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है वह है, ठीक है, एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है वो क्या है? तो वो है वर्ण योग्य चिन्हक। मैंने आपको बताया था ना, सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है, प्लाज्मिड मत बोल देना, ठीक है, संवाहक ये तो वेक्टर होता है, ये तो प्लाज्मिड होता है, ठीक है, इसको मत बोल देना, वो होता है वर्ण योग्य चिन्हक, इससे हम इसको चिन्हित कर लेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विकासशील भ्रूण, ठीक है, विकासशील भ्रूण में एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता है? देखो, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? जब माँ के पेट में बच्चा होता है उसके अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूइड। क्या होता है, उस जिस फ्लूइड में तैरता रहता है उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड,
और उसी एमनियोटिक फ्लूइड में होते हैं, तैरते रहते हैं आपका जो है गुणसूत्र में होता है डीएनए। तो डीएनए की जांच करके बता देते लड़का है या लड़की है, भ्रूण की जांच तो हो ही जाती है। ठीक है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, यदि कोई सिंड्रोम है बच्चे को तो एमनियोसेंटेसिस करवाना चाहिए, तो उससे पता चल जाता है। ठीक है। लेकिन अगर उस बच्चे को, पेट में पल रहे बच्चे को जॉइंडिस है या फिर पीलिया है, तो वो एमनियोसेंटेसिस में पता नहीं चलेगी। ठीक है। जब वो पैदा होकर बाहर निकलेगा तभी पता चलेगी, वो एमनियोसेंटेसिस में पता नहीं चलेगी। तो यही पूछ रहा है, तो इसका बी इज द राइट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन है 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो बिल्कुल से सिंपल सा सवाल है कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है। तो इसको सही तरीके से ध्यान में रखते हुए जनसंख्या के प्रति अवेयर रहो और लोगों को अवेयर करते भी रहो, है ना, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है। हमें जनसंख्या चाहिए लेकिन अच्छी जनसंख्या, पढ़ी लिखी, है ना, और उसे हमको एजुकेट करना है, सही तरीके से गाइडेंस को देना है। एमटीपी गर्भावस्था कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 12 सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है ना। 12 सप्ताह यानी कि 84 दिन के लिए आप अंदर कराते तो ये सुरक्षित है। और फिर उसके बाद जो है खतरा होता है कि माँ को भी खतरा हो सकता है, फिर बच्चे को भी खतरा हो सकता है। ठीक है। या फिर माँ बच्चे दोनों को हो सकता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्राप्त किया, किसने प्रस्तावित किया? वन जीन एंड वन एंजाइम। तो एक जीन और जो है एक एंजाइम, ये बीडल और टैटम, इन दोनों वैज्ञानिक ने ही प्रतिपादित किया। एवल मैककार्टी नहीं, ये नहीं, बीडल और टैटम। ठीक है। चलो 45 नंबर क्वेश्चन, जंक डीएनए क्या है? व्हाट इज जंक डीएनए? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ो। विखंडित जीन है, इंट्रॉन है, जो है जंक डीएनए, एक्सॉन है, प्रोमैटर है। तो जंक डीएनए आई थिंक ये स्प्लिट जीन है ना। जो जंक डीएनए होता है ये स्प्लिट, विखंडित जीन होता है ना। ए इज़ द राइट आंसर, कन्फर्म है, गलत नहीं होगा। आनुवांशिक कूट पूछ रहा है ना, जेनेटिक कोडॉन्स देखो ना, AUG, UAG, UAG, ये सब क्या है? आनुवांशिक कोड क्या है? तो ये सर्वव्यापी है। ठीक है, यूनिवर्सल। ठीक है। तो यूनिवर्सल तो है ही है, ये तो मतलब हमें कंफर्म है कि यही है। लेकिन हम और ऑप्शन देखेंगे ना, और तो नहीं कोई सही है। कॉमा रहित, कॉमालेस नहीं यार। अतिच्छादित, ओवरलैपिंग थोड़ी ना होगा। ये सर्वव्यापी, यही 20 द राइट आंसर। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी में 2 होता है ना। एक IVF टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, एक होता है इन वायो फर्टिलाइजेशन। जब आप जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ें तो वहाँ पर सारी चीज़ें पढ़े होंगे। IUI क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, इंट्रा यूटेराइन जो है जब ट्रांसफ़र किया जाता है, गलत आंसर होगा। ICSI क्या होगा? ठीक है, ये भी गलत। जिफ्ट, गैमीट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और जिफ्ट मतलब जाइगोट को। गैमीट एक होता है नर गैमीट, मादा गैमीट। जाइगोट क्या होता है? नर और मादा मिश्रण होते हैं, वो बना लेता है जाइगोट। ठीक है। तो जो टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम होता है वो मतलब किस तकनीक का उसमें प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रयोग किया जाता है गिफ्ट का, है ना, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? गैमीट। चलो वहाँ पे देख लेना, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। 48 नंबर, न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है न्यूक्लियोटाइड का। किसका? न्यूक्लियोटाइड का, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई को, है ना। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, डी। और 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की प्रजाति लुप्त प्राय सूची में है? लुप्त प्राय सूची है ना, मतलब इन डेंजरस लिस्ट में, है ना, लुप्त होने वाली है। कौन सी है? डेलोनिक्स, निपैंथिस, यूकेलिप्टस और सेरेटोफाइलम। तो लुप्त प्राय सूची में यूकेलिप्टस नहीं है, डेलोनिक्स नहीं, सेरेट जो है ये निपेंथिस जो है ना, निपेंथिस जो है एक पौधा होता है, वो पौधा लुप्त की मतलब अवस्था में है
है ना, वो सूची में डाल दिया गया है। जैसे जो जानवर लुप्त होता है उसको रेड डाटा बुक में डाल देते हैं, है ना। भारत का राष्ट्रीय जलीय पक्षी सॉरी जलीय पशु कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है ना, वो नदी की डॉल्फिन है। ठीक है, डॉल्फिन समुद्र वाली नहीं, नदी डॉल्फिन है ना, बिज द राइट आंसर। एंड ये क्या है, आपसे पूछा है टर्मिनेशन कोडॉन कौन है, यहाँ से चीज़ें टर्मिनेट हो जाती है, रुक जाती हैं, है ना। UAG एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन, ये टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं। तो 52 का राइट आंसर क्या होगा? B। फिर है प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है। अगर प्राकृतिक आवास, ठीक है, प्राकृतिक आवास मतलब जिस आवास में जीव रह रहा है, अगर वहीं पर आप उसको संरक्षण दे रहे हो, है ना, वैसे ही उसके साथ ट्रीट कर रहे हो, तो वो कहलाता है आपका स्वस्थाने। हाँ, स्वस्थाने बोला जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक आवास है, स्वस्थान है, उसका खुद का स्थान है, स्वस्थाने A, और बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो ए और C दोनों, ठीक है, डी इज राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की? ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा जिसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी की जो खोज किए थे वो किए थे एमिल वॉन बेहरिंग ने। किसमें? एमिल वॉन बेहरिंग ने जो है निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज की। अब देखो, प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है, जो प्लाज्मा की सेल होती है, प्लाज्मा सेल किससे प्राप्त होती है? तो प्लाज्मा सेल प्राप्त होती है मेमोरी बी कोशिका से। ठीक है, हेल्पर टी नहीं, मेमोरी टी नहीं, साइटोक्सिन टी कोशिका नहीं, मेमोरी बी कोशिका से। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? जीवाणु भोजी T2 के कारण। चिकन पॉक्स इसको आप लोग जानते हो छोटी माता के नाम से, है ना, छोटी माता बोलते हैं ना, जो है उसमें जो है आम बोलचाल की भाषा में। ठीक है, छोटी माता, ये एक वायरल संक्रमण बीमारी है। ठीक है, वायरस से होने वाली बीमारी है ना, छुआछूत ऐसे करके ये हो जाती है। तो जो चिकन पॉक्स होता है ना, छोटी माता, जो है ये होता है वैरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण, है ना, वैरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण। चलो 57 नंबर है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची क्यों पूछ रहा है? आणविक कैंची किस नाम से जानते हैं? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को आणविक कैंची। लाइगेज क्या करता है? DNA खंड को जोड़ता है। ठीक है, चलो, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज काटता है, लाइगेज उसको जोड़ देता है। 58 नंबर क्वेश्चन, एक मानव निर्मित एलोपॉलीप्लाइड अनाज की फसल है। मानव निर्मित एलोपॉलीप्लाइड अनाज की फसल है। देखो यहाँ पर हमारे पास हैं जीमेज, हाइड्रियम, क्लेगरे, हाँ, ट्रीटेकाले। जो ट्रीटिकाले है वो एक ह्यूमन मेड, ठीक है, क्या है वो, एक मैन मेड एलोपॉलीप्लाइड कार्पल फसल होती है। ठीक है, पॉलीप्लाइड का मतलब क्या होता है? जो है पॉलीप्लाइड मतलब बहुभ्रूणता, है ना, जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण, लेकिन नहीं, ये बहुगुणता होती है ना, पॉलीप्लाइड मतलब बहुगुणता। अब मैं आपको बहुभ्रूणता बताने लगा था। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी किसके उपचार के लिए की गई थी? ठीक है, जीन थेरेपी आप लोगों ने सुना है ना, जीन थेरेपी, जीन को सुधार करके लगा देना, शायद वो काम करने लगे। तो जो प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी थी ना, वो HCID, ठीक है, किसके लिए? HCID के लिए प्रयोग की गई थी। ठीक है, HCID। 61 नंबर है, तंबाकू के पौधे को कौन सा भाग मेला एंडोगाइनी इकाइनोगीटा से संक्रमित होता है? भाई साहब, ये खतरनाक क्वेश्चन है ना, मेला एंडोगाइनी इकाइनोगेटा। अधिकतर लोग जवाब में लिख देंगे भैया पत्ती। ठीक है, अबे संभल के, ठीक है, पत्ती को संक्रमित नहीं करता है मेला एंडोगाइनी तुमको भी मिला देगा, वो जड़ को संक्रमित करता है। डी इज राइट आंसर। ठीक है, सेकेंड है, पहला क्लोन पशु कौन है? ठीक है, फर्स्ट क्लोन एनिमल इज, बताओ? डॉली भेड़, मैंने वो बताया ना, भेड़, डॉली भेड़ है। ठीक है, पहला क्लोन पशु, ठीक है, इसको क्लोन करके बनाया गया था। शोर से अधिक होने पर ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है।
ध्वनि प्रदूषण कब पैदा होता है? जब 80 से 99 डेसिबल से अधिक ध्वनि जाएगी ना, तो वो ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है। ध्वनि को नापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल, डीबी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है? ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, जैव निम्नकरणीय प्रदूषक पूछ रहा है। ठीक है, और वहाँ पे मैं आपको अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक में बता दिया था। जो जैव निम्नकरणीय प्रदूषक का मतलब होता है जो जैविक कारक उस चीज़ का अपघटन कर दें। तो इसका राइट आंसर है वाहित मल। ठीक है, सीवेज। मैं वहाँ पे आपको बता दिया था अजैव में, लेकिन उसका राइट आंसर है वाहित मल, सीवेज। ठीक है। 65 नंबर का क्वेश्चन है कि CO2 से अधिक विषैला CO होता है क्योंकि, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड से विषैला होता है कार्बन ऑक्साइड, वो जो है CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये क्या करता है? तो यह हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कर देता है, कम कर देता है। जो हीमोग्लोबिन होती है वो ऑक्सीजन को ले जाती है, लेकिन उसकी वहन क्षमता को ही कम कर देता है, ऑक्सीजन लेने ही नहीं जाने देता है, कम ऑक्सीजन ले जाने देता है। ठीक है, तो इससे बहुत खतरनाक लोग मर जाते हैं। जैसे अंगीठी कोई जला के सो रहा है घर में, बंद कमरे में, ऑक्सीजन नहीं है, मर गया। अब बिल्कुल आसान मौत, मर जाता है, उसे पता भी नहीं चलता कि मैं मर गया, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, जल की शुद्धता के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है? उसको बोलते हैं आइकॉर्निया। ठीक है, आइकॉर्निया किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है उसको? तो उसको जल की शुद्धता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपियाइड नारकोटिक है? कौन सा ओपियोइड पूछ रहे हैं, समझना, कौन सा ओपियोइड नारकोटिक है? ठीक है, तो LSD नहीं होता है नारकोटिक। उत्तेजक, तंबाकू, ये नारकोटिक नहीं। टोबैको, जो मॉर्फिन है, ठीक है, ये ओपिएट नारकोटिक होता है ये। ठीक है, मॉर्फिन। तो इसका बी इज द राइट आंसर। DNA का मिथाइलेशन कहाँ होता है? तो जो DNA होता है ना, DNA का जो मिथाइलेशन होता है वो होता है A अवशेष, T अवशेष, C अवशेष पर। हाँ, C, ए ये वाला मत लगा देना, A और C दोनों, तो C अवशेष पर ही DNA का मिथाइलेशन होता है। 69 नंबर है कि DNA का प्रतिकृतिकरण होता है। DNA का जो प्रतिकृतिकरण मतलब रेप्लिकेशन जो है, DNA का रेप्लिकेशन मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया। कब दिया? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो जो इसका प्रतिकृतिकरण होता है ना, वो 5' से 3' की दिशा में होता है। ठीक है, 5' to 3' की दिशा में इसका प्रतिकरण होता है। क्वेश्चन है कि mRNA का निर्माण कहाँ होता है? mRNA यानी कि मैसेंजर RNA का निर्माण कहाँ होता है? तो मैसेंजर RNA का निर्माण होता है आपका राइबोसोम, केंद्रक, जो माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक, कोशिका द्रव। तो mRNA का निर्माण केंद्रक में ही होता है। गलत मत करना ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं आज के लिए यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।